जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं आज एक इम्पॉर्टेंट क्लास, जिसमें मुख्य रूप से देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो बीपीएससी के द्वारा अभी तक आप सभी लोगों से कई कई बार पूछे गए हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जरा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ऑडियो वीडियो दोनों आप सभी लोगों को क्लियर है, कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है, आवाज सही से सुनाई दिख रही है, वीडियो दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार कमेंट करके बता दीजिए, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे साथियों, कोई क्लास में अगर कभी डिस्टर्बेंस हो तो आप लोग बोल दिया करो पहले, ठीक है। और कोई एक एक आदमी जब होता है तो बोलता है तो क्या होता है, यूट्यूब कभी कभी होता है कि चलते चलते आपका ऑडियो गायब हो जाता है, तो ऐप की प्रॉब्लम होती है ना। तो उसको आप लोग एक बार अपना बंद करके फिर से चालू कर लिया करिए ऐप, तो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत खुशियों भरा पल है। 2025 में शानदार एग्जाम है, तो इसलिए आप सभी लोग खूब बढ़िया से तैयारी करिए और कहीं कोई दिक्कत रहे तो बताइए, ठीक है ना। पढ़ते रहिए मौज से। एक आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, इस सैटरडे और संडे दोनों दिन एक शानदार क्लास ला रहा हूं। सैटरडे को जीके जीएस आपको पढ़ाऊंगा 2 घंटे, ठीक है ना। जीके जीएस एसएसटी 2 घंटे उसमें मैं पढ़ाने वाला हूं, जिसमें बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। ठीक, उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे भी रहेंगे जो अभी जो 70वीं परीक्षा का जो रद्द हुआ है पेपर, दोबारा जो हुआ, उसका भी कुछ क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ संडे को भी एक क्लास ऐसी होगी जिसमें हम सभी लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसमें करंट अफेयर भी आपका शामिल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जीवन में अगर कहीं से कहीं चलना है, जहां भी आप हो वहां से उठना पड़ेगा। कहीं जाने के लिए कहीं से उठना पड़ता है। मैं बार बार कहता हूं, सुअरों को लपेटे रहने से गुलाब की खुशबू नहीं आएगी, इसलिए अच्छे लोगों की संगत में रहिए, ठीक है ना। अच्छे लोगों की संगत में रहिए, तभी कुछ अच्छा होगा। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी चीजें सोचिए, उस पर थोड़ा ही सही काम करने की कोशिश करिए। याद रखिए, जो बुरी चीजें होती हैं वो हमसे बहुत प्यार भरी बातें करती हैं और बहुत तेजी से अपने प्रति आकर्षित करती हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें होती है उसमें थोड़ा कड़वापन होता है। जैसे अगर आप नीम खाइए तो नीम में धतूरे ज्यादा कड़वापन होता है। बुरी चीजें आपको बहुत तेजी के साथ आकर्षित करेंगी। शराब और करेले का जूस दोनों एक तरीके जूस ही हैं। शराब पीने के लिए पूरा देश लालायित है। अरे अंगूर का रस है भैया, कुछ है थोड़ी, अंगूर का रस पी रहे हैं। उतना ही कड़वा होगा अगर करेला जूस पीने कहते हैं दादी अम्मा मर जाए, कहे आजे मर गई भैया, हराम हो गया हमारे यहाँ पीना ही। ये स्थिति है। तो इसीलिए अच्छी चीजें आपको थोड़ा बुरी लगेंगी, उनकी बातें आपके छाती को चीर कर बाहर चली जाएंगी। सुनिए उनको, आपका कल्याण होगा। उन्हीं सब चीजों से नहीं, जैसे सब जी रहे हैं वैसे आप भी जिएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। स्वाहा होने से पहले कुछ मोहा हो जाए, मतलब मैं कुछ जान लूं इस धरा पर क्या है, उसके बाद यहां से चलूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करते हैं भैया आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, सारे लोग देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। पॉलिटी करवा रहा हूं, पॉलिटी आप लोग बोल रहे थे, एकमात्र ऐसी क्लास इस धरती पर है जो आप बोलते हैं वही करवाता हूं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। क्वेश्चन देखे रहे ना, खतरनाक क्वेश्चन है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, एक से अधिक या कोई नहीं। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा उत्तर दे रहे होंगे। बहुत बढ़िया, 3% बच्चों ने लगभग इसका उत्तर सही दिया है ना। 3% बच्चों ने दिया। ध्यान में रखिएगा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति काम करती है, इसको याद में रखिएगा। ग्राम स्तर पर क्या होता है, ग्राम पंचायत काम करती है। ग्राम स्तर पर कौन काम करता है, ग्राम पंचायत काम करती है, इसको ध्यान में रखिएगा। वहीं जिला स्तर पर देखेंगे तो जिला पंचायत काम करती है। आ गया ना चक्कर, चक्कर आ गया। इसीलिए कहते क्लास करते रहना, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आते हुए प्रश्न वहां से लिख के चले आएंगे, मानेंगे नहीं किसी का। समझ गए क्या डिफरेंस है यहाँ पे।
डिफरेंस क्या है, समझ गए? तो ग्राम पंचायत का जो स्तर है वो कौन हो, ग्राम पंचायत उसको डील करती है ना। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए बहुत अच्छी बात है। पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने कहा, सभी लोग बताइएगा। पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हालांकि दिया तो कई लोगों ने, त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किसने किया, तो बलवंत राय मेहता समिति ने किया। किसने किया, बलवंत राय मेहता समिति ने किया। बलवंत राय मेहता समिति, ध्यान में रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति को ही क्या बोला जाता है, ग्रामोद्धार समिति भी बोला जाता है। ग्रामोद्धार समिति भी बोला जाता है, इसको याद में रखिएगा। दो तीन चीजें और यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि चतुस्तरीय व्यवस्था, 4 स्तरीय व्यवस्था पंचायतों की होनी चाहिए, ये किसने कहा, 4 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये किसने कहा भाई साहब, तो ये कहा गया जीवी के राव समिति के द्वारा। किसके द्वारा, जीवी के राव समिति के द्वारा। इसको याद में रखिएगा, ये भी प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जाता है। पंचायतों को संविधान का संवैधानिक दर्जा देने के लिए किसने कहा, तो बहुत सारे लोगों ने कहा, उनमें इनका नाम एक प्रमुख आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए और सभी लोग आंसर करिए, क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास कार्यक्रम के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम वही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आप सभी लोग देखेंगे तो 1952 में लाया जा रहा है, ठीक है ना। इसी के तहत जो है हुआ क्या, जब इसको स्टार्ट किया गया तो पैसे की कमी हो गई, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब स्टार्ट किया गया तो पैसे की कमी हो गई, ठीक। तो पैसे की कमी को कैसे पूरा किया जाए, तो पैसे की कमी को पूरा करने के लिए 1953 में एक प्रोग्राम नया लॉन्च किया गया, जिसे नाम दिया गया राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ध्यान रखिए, क्या नाम दिया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा नाम दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा नाम दिया गया। थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िए, गलत हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस आपको पढ़ते चलना है, ठीक है ना। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया मसला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, सभी लोग बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। Written in Article 14 of the Indian Constitution is taken from the Constitution of which country? किस देश के संविधान से इसको लिया गया है, आप सभी लोगों को बताना है। तो ध्यान में रखिएगा, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, एक से अधिक या कोई नहीं। अब जरा देखिए, कानून के समक्ष समानता मतलब कानून की नजर में सभी समान है। कानून की नजर में सभी समान है, कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, सभी समान है, कानून की नजर में, यही तो है। ये बात ली कहां से गई, ये बात कहां से ली गई, आप सभी लोगों को बताना है। तो ये बात ली गई ब्रिटेन से। कहां से ली गई, ब्रिटेन से ली गई, इसको ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 14 में ही एक बात और कही गई है, वो कौन सी बात है, कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण भी कहा गया है। तो संरक्षण कहां से लिया गया है, इसको लिया गया है अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के संविधान से। संरक्षण का मतलब क्या होता है, संरक्षण का मतलब होता है कि एक ही तरह की गतिविधि के माध्यम से संलिप्त किसी अपराध में या कृत्य में कोई व्यक्ति है, तो अगर 2 व्यक्ति किसी को गोली मारे तो इसमें से नहीं कि एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, एक व्यक्ति को फांसी दे दी जाएगी। दोनों को अगर समान उद्देश्य, समान कार्य, समान कृत्य है तो समान सजा भी मिलेगी, इसको ध्यान में रखिएगा। अलग अलग व्यवस्था नहीं होती कि ये जो है मंत्री बेटवा है तो इनको छोड़ देंगे ना, ऐसा नहीं होता। हालांकि वर्तमान में व्यवहार में कभी कभी थोड़ा आगे पीछे होता, संविधान ऐसा कुछ नहीं कहता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, सभी लोग बताइएगा। भारतीय संविधान को बनाने में टाइम कितना लगा भैया, कैसे देखेंगे कमेंटवा।
नाश्ता कर लिए सुबह सुबह? चलो बताओ, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगेगा, आप सभी लोगों को बताना है। सभी लोग बताइए, तो भारतीय संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा? सीधी सी बात है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसमें तो कुछ विद्या पढ़नी नहीं, जुबान पर होना चाहिए ना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसको याद में रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ध्यान में रखिएगा, को पहली बैठक हुई, ठीक है, इसको याद में रखिएगा, पहली बैठक हुई। उसके बाद आखिरी बैठक कब हो रही है? आखिरी बैठक कब हो रही है, जरा सभी लोग बताइएगा। ध्यान में रखना, 46 है, नहीं लीप के चले आओगे, इसको याद रखना। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया? बनकर तैयार हो गया। 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, संविधान बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, बहुत सारे लोग इस चीज को ऐसे पढ़ते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान के लागू होने में 2 ट्रिक है। हाँ, आखिरी बैठक ध्यान में रखना 24 जनवरी 1950 को हुई है, ठीक है ना, याद रखिएगा, लिख देते हैं, ठीक। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए भाई, ये सब बात छोड़ो, इसको देखो, संविधान बनकर तैयार हुआ, जैसे ही बनकर तैयार हुआ 16 अनुच्छेद तुरंत लागू हो गए, 16 अनुच्छेद तुरंत लागू हो गए, 16 आर्टिकल तुरंत के तुरंत एज इट इज लागू हो गए। बाकी जो लागू हुआ, शेष जो बच गए, वो कब लागू किए गए? तो 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया। तो जब हमसे संविधान में पूछता है, ध्यान से समझना, जब संविधान हमसे पूछता है कि कब लागू हुआ, तो हम क्या बताते हैं? हम ये बताते हैं 26 जनवरी 1950 को। पूछने वाला भी गलत है और बताने वाला भी गलत है, और यही चीज पढ़ाने वाला भी गलत है। इतने सालों से यही चीज पढ़ाई और बड़े बड़े स्तर पे यही चीज बता दी जाती है। ध्यान समझिएगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो रहा है, उसको बोलते पूर्णतः। पार्शियली अगर इसका एक स्वरूप देखेंगे तो 16 अनुच्छेद लागू हो जा रहे हैं, इसके पहले ही जैसे ही बनकर ये तैयार हो रहा है 26 नवंबर 1949 को, ठीक। लेकिन जब हमारे पेपर में पूछता है तो हमसे पूछता है कि संविधान लागू हुआ, तो लागू हुआ का वहां पे अर्थ यही है, पूरी तरह लागू हुआ। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन तो बच्चा गलत करके चलाएगा। ध्यान में रखिए, जब आपसे पूछा जाए कि आंशिक रूप से कब लागू हुआ या पूर्णतः कब लागू हुआ, तब एकदम क्लियर होना। जब तक आंशिक नहीं पूछेगा तब तक इसको नहीं लगाना, नहीं तो सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया, ठीक है। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? विधि दिवस मनाते हैं। विधि दिवस, विधि मतलब लॉ, विधि दिवस मनाते हैं या कानून दिवस मनाते हैं। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये सब चीजें आप सभी लोगों से पूछी जाती रहती हैं भैया, इसमें कोनो तीर तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? जो स्टेट का मिनिस्टर्स की काउंसिल हो या सेंटर के मिनिस्टर की काउंसिल हो, काउंसिल ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे पूछे सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तर, ध्यान में रखना। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 तरीके से होती है, एक तो कलेक्टिव बेसिस पर चलती है, दूसरा जो चलती हो पर्सनल बेसिस पर चलती है, ठीक है ना, इसको याद में रखिएगा, पर्सनल बेसिस पर चलती है। कलेक्टिवली कहीं का भी मिनिस्टर की काउंसिल हो, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी? केंद्र में लोकसभा के प्रति, यहाँ पर विधानसभा के प्रति। तो मैं दोनों लिख दे रहा हूं एक साथ, केंद्र में लोकसभा के प्रति और राज्यों में विधानसभा के प्रति। पर्सनल बेसिस पर वहां पर प्रेसिडेंट के प्रति, केंद्र में कहां होंगे? राष्ट्रपति के प्रति होंगे, ठीक है, और राज्यों में किसके प्रति होंगे? तो राज्यपाल के प्रति होंगे, राज्यपाल के प्रति होंगे राज्यों में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर
हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। हमारे जो राज्य का मंत्री परिषद होता है इसका मुखिया कौन होता है बताना जरा। राज्य मंत्री परिषद का मुखिया, राज्य मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है बताइए। राज्य मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, मुखिया कौन होता है? तो याद में रखिएगा ये मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है, राज्यपाल नहीं होता है। मंत्री परिषद का मुखिया राज्यपाल नहीं होता है, राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, देखो भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया उसके बारे में आपको बताना है। डिसेंट्रलाइजेशन निर्णय लेने की शक्तियों का किया गया, पूर्ण व्यवस्था का कर दिया गया, न्यायिक शक्तियों का कर दिया गया, या प्रशासनिक शक्तियों का, ठीक है ना। इनमें से आपको बताना है, प्रशासनिक शक्तियों का, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है, बताइएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन किसका किया गया? तगड़ा क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन। देखो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तो पहली बात तो निर्णय लेने की शक्ति किया गया, पूरी व्यवस्था कर दिया गया। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन में आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है यहां पर समझ कर कि क्या डिसेंट्रलाइजेशन न्यायिक शक्तियों का किया गया था? ऐसे विचार करो, रटो मत यार। न्यायिक शक्तियां हमारी जुडिशियरी क्या है? हमारी जुडिशियरी भैया सिंगुलर है। कैसे है? सिंगुलर है कि नहीं है? तो जुडिशियरी में तो गड़बड़ी कर सकते हैं, इसमें क्या डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे? ये तो पूछने वाली बात होगी भैया, इसमें क्या डिसेंट्रलाइजेशन आप कर देंगे ना भाई। इसमें क्या डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है इस मुद्दे पर कि अगर हम न्यायपालिका को थोड़ा सा अधिकार दे या ना दे। तो एक सामान्य सी बात आती है यार कि काहे कूद के इसको मार दे रहे हो कि नहीं न्यायपालिका को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? 3 गलत हो जाएगा। जहां भी है न्यायपालिका तो अलग ही मुद्दा है यार, तो 3 गलत हो गया, 3 गलत हो गया। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। 6% लोग ही सब लोग निपटा दिए, बी लगा दिए। देखो कितने बड़े ऐसे हैं बुद्धिक धनी। 40 बार इसी क्लास में बताता हूं, जुडिशियरी का कुछ आप नहीं करेंगे। जुडिशियरी अलग है, अलग है, उसका मामला ही अलग चलता है। जैसे घर में कोनो लड़का बच्चा जो है ना मन करे उसका दुनिया में लगने का, सन्यासी हो जाए, साधु हो जाए, उसको घर वाले कहते रहे तो भैया उनको न छेड़ो, उनकी ज़िंदगी अलग चलती है। तो वैसे इनकी ज़िंदगी अलग चलती है, इनको नहीं छेड़ना है जुडिशियरी को। इनको छेड़ेंगे तो आपको फिर छेड़ेंगे, ये कहेंगे आप हमारे काम में टांग अड़ा रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखो 4 कैसे? प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया। प्रशासन में कौन क्या काम करेगा है? प्रशासन में किया गया ना भाई, प्रशासन में किया गया, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तभी तो आप देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन लगते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, 3 सूचियां बनी हुई हैं, राज्य सूची, संघ सूची, केंद्र सूची। उसी का आधार राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में कौन शामिल है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ठीक है, या नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य? अच्छा ये बात है। तो भैया पहले ही जान लो कि राज्यसभा में तो नागरिक सीधे चुनबे नहीं करते हैं। आप गए हो कभी राज्यसभा को वोट देने? राज्यसभा का वोट कहां से नागरिक देने लगा? झूठ बोलता है। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, यहू शामिल होते हैं, यहू शामिल होते हैं, ठीक है। तो दोनों शामिल हो गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। 3% लोग दिए, सी लगा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, डी लगाइए ना। अरे भैया राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में ये शामिल नहीं होते, राष्ट्रपति भी तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। राज्यसभा क्वेश्चन देखोगे भाई साहब, तो क्वेश्चन तो आप जान ही रहे हो, क्लास में ऐसे करवाऊंगा, कठिन ही करवाऊंगा। 250 सीट है कुल मिला के, अभी करंट में 245 है। पहले हम 250 को बांट लेंगे, 238 और 12, यही मसला इनका चल रहा है। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, इसको ध्यान रखिए। 238 विधायक में इनके क्या करते हैं? चुनते हैं इनको, ठीक है।
करंट में हमारी सीट कितनी है, 245 है, इसको ध्यान में रखिए। तो 245 उसी हिसाब से लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन देखिए और सभी लोग बताइए, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, आप सभी लोगों को बताना है। कोलिजियम प्रणाली का, अपीलीय अधिकार का, मूल अधिकार का, एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए भाई, कोलिजियम प्रणाली है भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट पूछा ही है, ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, भारत की जो न्यायपालिका है, ये न्यायपालिका भैया याद रखिएगा, ये कैसी है, हिंदी में एकल है, अंग्रेजी में उसी सिंगुलर बोलते हैं, एकल है। और ये कहाँ से इंस्पायर्ड है एकल जुडिशियरी के लिए, ये ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो, सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करें राजा, तो सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 124 में कहा गया है। अगर भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो पहला सुप्रीम कोर्ट, तो पहला सुप्रीम कोर्ट जो था वो भाई साहब 1773 एक्ट के तहत, 1773 एक्ट के तहत 1774 में एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर, कलकत्ता में। कहाँ पर, कलकत्ता में। और इसके जज कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे। इसको याद में रखिएगा, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए। 9वां क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? What is the minimum age required to contest election to पंचायती राज institutions under the 73rd Constitutional Amendment Act? आप सभी लोगों को बताना, प्रधानी लड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए? कहे लड़वैया तो हैं हम भी, कितनी उम्र चाहिए? 21, 21 साल, 25 साल कहाँ चाहिए? सांसदीय विधायकी अगर आपको लड़ना है, कहाँ का, लोकसभा का। अगर आपको लोकसभा का सांसद बनना है या आपको विधानसभा का विधायक बनना है, तो आपको 25 साल की उम्र होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। विधायक, विधायक, ठीक है ना, इसको याद में रखिएगा, ठीक भैया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बहुत अच्छी बात है। वोट डालने की कितना होता है, 18 साल होती है, ठीक है। इसको बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन देखिए और सभी लोग आंसर करिए फटाफट तेजी के साथ। 1946 में गठित अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को, अंतिम बीपीएससी भी पूछा था पिछली बार, कितने को गठित हुई थी? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है। मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? मैं बताता हूँ, श्रम विभाग इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम थे, मीरा कुमार के पापा जगजीवन राम, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद को क्या मंत्रालय दिया गया था? खाद्य मंत्रालय इनको दिया गया था, ठीक है ना, कृषि एवं खाद्य मंत्रालय इनको दिया गया था, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। तो यहां से दोनों पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय कौन किसको दिया गया था बताइएगा जरा? वित्त मंत्रालय मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली को दिया गया था, लियाकत अली को दिया गया था, और ये मुस्लिम लीग के मेंबर थे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप विधि का मामला आप देखेंगे तो विधि का मामला जोगिंदर नाथ मंडल को दिया गया था, इसको भी आपको याद में रखना है, ठीक है ना, ये भी मुस्लिम लीग के थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है, आप सभी लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया मनीष, पढ़ते रखो मेहनत से। चलो भैया बताओ, कहाँ पे है, किस देश में सबसे ज्यादा तेल के कोष हैं? कोष का मतलब क्या होता है? कोष का मतलब होता है स्टोरेज,
कोष का मतलब क्या होता है, स्टोरेज की बात आपसे कर रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टोरेज कच्चा तेल का भंडारण कहाँ पर है, ये आप लोग पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा कच्चा तेल का भंडारण कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा कच्चा तेल का भंडारण कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। कहाँ पर है भैया, वेनेजुएला में है, इसको याद में रखिएगा। और वेनेजुएला की महिलाएं ही सबसे सुंदर होती हैं, यहाँ की लड़कियां विश्व में सबसे सुंदर होती हैं, यहाँ की लड़कियां विश्व में सबसे सुंदर होती हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे, सबसे सुंदर होती है। ठीक है ना, ये बात समझ आ रही हो नहीं समझ आ रही। और दूसरी बात ध्यान में रखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भाई साहब इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से ये गुजर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से इसलिए गुजर रहा है कि यहाँ पर इसके रुपये का जो है वैल्यू बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है इसकी मुद्रा का वैल्यू। ठीक है ना, अगर आपसे देखिएगा सर्वाधिक तेल उत्पादन कौन करता है, तो बताइए सर्वाधिक तेल उत्पादन अभी जो सबसे ज्यादा इस समय तेल उत्पादन कर रहा है वो कौन कर रहा है, रूस कर रहा है ना। कल मैंने एक कंपनी बताई थी सऊदी अरब की, नाम कमेंट करो जरा सभी लोग। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन देखिएगा और सभी लोग बताइए, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। मध्य अक्षांशीय घास का मैदान जो दक्षिण अमेरिका में है उसका क्या नाम है, सभी लोग बताइएगा। प्रेरी, पंपास, बेल्ट, स्टेपी या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दक्षिणी अमेरिका में इनमें से कौन सा है, तो पंपास है। कौन सा है, पंपास है। मुख्य रूप से पंपास को अगर आप देखेंगे अर्जेंटीना वाले रीजन में पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है, ब्राजील के दक्षिणी हिस्से में। ठीक है, तो ये जो पूरी बेल्ट है उरुग्वे वाली, इधर वाली पूरी उस बेल्ट में ही पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये यहीं पर पाया जाता है, इसीलिए इसको अर्जेंटीना का हृदय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्जेंटीना का हृदय बोला जाता है। हृदय मतलब दिल, ठीक ना, हार्ट। ठीक है, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, ठीक है, इसको याद में रखिएगा पंपास। और ये कैसा घास का मैदान है, ये भी तो पूछता है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, ध्यान में रखिएगा, ये शीतोष्ण घास का मैदान है, नहीं तो आप उल्टा लगा देंगे। ठीक है, बेल्ट कहाँ पर है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है, इसको याद में रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। मैंने आपको बताया था बेल्ट वोल्ट वही वाले लगाते हैं, खूब जनजातियां पाई जाती है अफ्रीका में ना। ठीक, इसको याद रखिए। प्रेरी कहाँ पर है, प्रेरी उत्तरी अमेरिकी कॉन्टिनेंट में है। उत्तरी अमेरिका मुख्य रूप से अमेरिका देश और कनाडा में विस्तृत है, गेहूं के उत्पादन के लिए खूब जाना जाता है। ठीक है, स्टेपी आप देखोगे तो स्टेपी मुख्य रूप से यूरोप वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इधर ही बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन बताइए। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहां पर स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहां पर स्थित है, आप सभी लोगों को बताना है। ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मिस्र में, उत्तरी अफ्रीका में या एक से अधिक या कहीं नहीं। तो कहां पर स्थित है इनमें से आप सभी को बताना है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ध्यान में रखिएगा, ये कहां पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसको याद में रखिएगा। कुछ बच्चे इसको लगा रहे हैं, मिस्र से लगा दे रहे हैं ना, इसलिए लगा रहे हैं कि उन्होंने अफ्रीका में विक्टोरिया झील पढ़ी है। विक्टोरिया झील राजा दूसरी है, ये मैं रेगिस्तान के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने आपको बताया है यूकेटी, विक्टोरिया झील से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं, तो युगांडा है, केन्या है और तंजानिया है। ये देश क्या करते हैं, इससे सीमा बनाते हैं, इसी के तरफ स्थित है। याद में रखिएगा यहाँ पर एक चीज और, जो आपका विक्टोरिया झील है इसी से होकर एक प्रमुख लैटिट्यूड लाइन जाती है। उस लैटिट्यूड लाइन का जरा मुझे आप सभी लोग नाम बताइए, कौन सी लैटिट्यूड लाइन होकर जाती है। तो कौन सी लैटिट्यूड लाइन होकर जाती है, इक्वेटर। याद में रखिएगा, इक्वेटर यहां से होकर गुजरती है, लेकिन बराबर भागों में नहीं बांटती है। ये पूछा गया है, फंसाया गया है। अगर ये सब पूछा जाए, जान लीजिए पेपर का स्तर बहुत ही
टफ लेवल का पेपर बना रहा है वो, ठीक है ना। ठीक, क्योंकि कम पढ़ने में ये सब चीजें आपको आती है ना, इसलिए ऊपर ऊपर पढ़। अब देखिए यहाँ पर 2-3 और हैं। इसका एक गिब्सन डेजर्ट है, गिब्सन, सिम्पसन, ठीक है, और एक है तनामी, ठीक है ना। ये 3 यहाँ पर डेजर्ट हैं, इसको याद में रखिएगा। तो इसको याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, जीएसटी आप याद कर लिए, जी से गिब्सन, एस से सिम्पसन, टी से तनामी, काम हो गया सुनामी। ओके हो गया नहीं हो गया? अब पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? डेली सिलेक्शन लोगे कि नहीं लोगे? तो आपको एकदम बेहतर तरीके से बस पढ़ते रहना है, आराम से सब कुछ याद हो जाएगा। और जब वो लिबलिबाएगा आयोग ना, तो यही सबसे पूछेगा, क्योंकि बीपीएससी यही पूछे, कहे भैया लाओ देखो क्या बनाए हैं, कहे यही डाल दियो। बस क्या करेगा, ज्यादा ऑप्शन ऊपर के नीचे यही सब करेगा, ठीक। तो आप तैयार रहिए इसके लिए, आपसे बहुत ज्यादा खेला वो नहीं करेगा, ठीक। हाँ बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पाई जाती है, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14th क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कूलगार्डी कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कूलगार्डी, ठीक है, कूलगार्डी कहाँ की खान है? ऑस्ट्रेलिया की बहुत फेमस खान है, ऑस्ट्रेलिया की बहुत फेमस खान है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कूलगार्डी किसका उत्पादन यहां पर होता है, किसके लिए जानी जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन इसी खान से होता है, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन इसी खान से होता है, माइन, ठीक है ना, गोल्ड, ठीक है, उत्पादन मीन्स प्रोडक्शन होता है, ठीक है भैया। बात समझ आ गई नहीं समझ आ गई? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक, क्लियर हो गया। हाँ एक और यहाँ पर खान है जिसका नाम है कालगोरली, ठीक है ना, और एक का नाम है कूलगार्डी, ठीक, दोनों यहाँ पर याद में रखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा भाई, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सबसे ज्यादा है? कौन से ऐसे सागर हैं जिनकी औसत लवणता सबसे ज्यादा है इनमें, ठीक है। आप सभी लोग, लवणता का मतलब हो गया कि उसमें सैलिनिटी कितनी है, क्षारीयता कितनी है पानी में, आपको ही बता दो। सबसे ज्यादा किसमें है बताइएगा? काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर, सभी लोग बताइए किसके सबसे ज्यादा है? तो भैया मृत सागर की सबसे ज्यादा है, ठीक है, मृत सागर की सबसे ज्यादा है। मृत सागर के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कौन सी? फिश बताई थी ना, फिश बताई थी, फिलिस्तीन, इजराइल और जॉर्डन, ये इससे क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? काला सागर किससे बनाता है? यूरो बूट जारो, ये वे देश हैं जो इससे सीमा बनाते हैं, यूरो बूट जारो बताया था कि नहीं बताया था, ठीक, ठीक, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, टर्की हो गया, जॉर्जिया हो गया, रूस हो गया, ठीक है। ये ट्रिक याद में रखना है आप सभी लोगों को, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाँ सबसे ज्यादा अगर किसी झील की पर्टिकुलर बात करेंगे तो लेक वान की सबसे ज्यादा सैलिनिटी है, इसको याद में रखिएगा, लेक वान टर्की, ठीक है, इसको याद में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? पेनाइन, अभी कल इन सब के बारे में पूरा मैंने डिस्क्रिप्टिव बताया था, ठीक है ना। चलिए सभी लोग बताइएगा, पेनाइन, अपलेशियन, अरावली, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो कम से कम एक अरावली तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे ना, अपलेशियन भी यूएसए वाला बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। पेनाइन आपको मैंने कल ही बताया था किस देश में स्थित है, 3 मैंने बताए थे, पेनाइन, एपेनाइन और पेरेनीस,
3 बताए थे, तीनों महत्वपूर्ण है, सभी लोग बताइए। युवा पर्वत है, पुरानी पर्वतमाला, ब्लॉक माउंटेन या फोल्डेड माउंटेन। तो ये सब कौन है? ओल्ड है, इनका खत्म हो चुका है काम, ठीक है ना। क्या है? पुरानी पर्वतमाला है, इसको याद में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्री कैम्ब्रियन युग में इनका सबका निर्माण हुआ, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन युग में इनका निर्माण हुआ, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। अब फोल्डेड माउंटेन आपसे कई बार पूछा जाता है, जैसे कि हिमालय हो गया आपका फोल्डेड माउंटेन है, हिमालय हो गया, रॉकीज हो गया, ठीक है, एंडीज हो गया, ये सब क्या है? फोल्डेड माउंटेन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 देखिए, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उस वैज्ञानिक का आप सभी लोगों को नाम बताना है जिसने ये बताया भैया सूरज नहीं घूमता है चारों तरफ, पृथ्वी घूमती है चारों तरफ, ठीक है। पहले लोग ये मानते थे सूरज घूम घूम के सबको लाइट देता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो खड़े होकर सूरज ही पता चलता था। अब आज के लोग कहते हैं पहले के लोग पागल थे, तुम क्या जाने हो, तुम क्या, मरने की उम्र आ गई है, 70 साल के बुढ़ऊ, अब ये मेड़ खोदने में ही लगे, कहे मेड़ खोद के अपने मिला ले, हैं? कहे भूत करवा दे, कहे भूत करवा दे, इसके ऊपर बहुत बोल रहा है। नामजद भूत होता है, एक भूत का प्रकार होता है नामजद भूत। एक भूत होता है जो ब्याह गमन में किया जाता है ना, शादी वादी में, कहे लड़कियां कुछ खियाए दिए भैया, पहले ये सब कुछ नहीं व्यवस्था थी, अब पता नहीं क्या हो गया, लड़कियों उसमें चिल्ला रही है, अब छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। कौन सा वो वैज्ञानिक है जिसने ये बताया? वैज्ञानिक मतलब जियोग्राफी से रिलेटेड जियोग्राफर, आपको बताना है। तो वो कौन है भाई साहब? वो कॉपरनिकस है। कॉपरनिकस ने क्या बोला? सन सेंट्रिक थ्योरी इन्होंने दी ना, कि सूर्य केंद्र में है। यहाँ बी लगाना है, ध्यान रखना, बी सही कर लो, करने लगाए हो तो। कभी भी ऑप्शन अगर आगे पीछे रहे सही वाला ही लगाना, उसको सही कर लेना, ए बी सी डी, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। समझे नहीं समझे? सलमान अंसारी कह रही भूत कुछ नहीं होता, भाई ये एक मंत्र यही मारे भूत वाला, भूत में मंत्र नहीं चलता, कुछ दूसरा चलता है। अभी सलमा पता चली तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18वां क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? सभी लोग बताइएगा, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की? सबसे बड़ा कोस्टल जो बाउंड्रीज है कौन सा देश क्रिएट करता है, आपको बताना है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या भारत? तो सबसे ज्यादा कौन बनाता है? कनाडा बनाता है। कनाडा को मैंने बताया था यूरेनियम में भी ये प्रमुख स्थान रखता है, इसको भी याद में रखिएगा। अभी जस्टिन ट्रूडो गए हैं, टाटा हो गया, टाटा बाय बाय हो गया उनका, ठीक है, बेचारे को इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। सोचिए, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, इस्तीफे का स्वागत कर रहे हैं भारत वाले। आप सोचिए, एक समय भारत के लिए लोग इंतजार करते थे कि अब जल्दी ये गुलाम होगा, जैसे आजाद हुआ वैसे गुलाम हो जाएगा, 20, 25, 30 साल में ज्यादा से ज्यादा। आज भारत की ताकत ये है कि बोलने वाले, उल्टा ज्यादा बोलने वाले देश, उनके खुद के ही लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम देखो, इमोशन से देश और परिवार नहीं चलते, इस बात को ध्यान रखना। परिवार का जो लीडर होना चाहिए वो भावना रहित होता है यार। ये कोई भी हो, एक्स वाई जेड, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, आप ये मत सोचिए किसी एक की बात, कोई भी हो, वो लगभग भावना से, ऐसा नहीं भावना नहीं होती उसके अंदर, वो इमोशन है लेकिन वो खत्म हो जाता मामला। सबर नहीं सबर? देखो कितना बोल रहे थे, ये डायरेक्ट आरोप लगा रहे थे, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आरोप नहीं लगाता। हाँ कोई टुटपुटिया हो, अलग पाकिस्तान वाकिस्तान वाले बोल दें, अलग बात है, उनको तो माने नहीं जाता, लेकिन अब तुम बोल दो यार, तो आप सोचिए इनका पटरा हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए इस पे हमेशा ताला लगाओ। ई ससुरा कभी कभी बहुत उल्टा पुल्टा बोलवा जाता है, चुप रहो एकदम। इसको बंद कर लो, टेप चिपका लो, कसम खा लो, कसम खाते हैं उसकी बोलेंगे नहीं। क्वेश्चन देखो, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। एल्युमिनियम का
सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइएगा। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा कौन? फ्रांस, भारत या अमेरिका या प्यारे साथियों इटली? कौन सा ऐसा देश है जो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा दुनिया में उत्पादन? देख, मैंने एक चीज बार बार बताया है कि चाइना ने एक काम किया, ठीक है, अभी देख लेना, चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अब आपके ही आयोग ने पूछा है और आपके ही आयोग ने चीन को नहीं दिया है। ये सब क्या होता है? बच्चों साथ बेईमानी होता है, ठीक है। चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। ये दोबारा नहीं पूछेंगे। 4th पोजीशन पर अमेरिका आता है, इसको यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। इतना डीप जाके पूछा गया क्वेश्चन, देखने में आपको सरल लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, असल में बहुत कठिन है। तो बच्चे पढ़ते समय ये सोचते हैं कि एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन पहले अमेरिका करता था, चीन करने लगा। ऐसा नहीं है, जब ये पूछा गया तब भी चीन ही करता था, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20वां क्वेश्चन सभी लोग देखिए और आंसर करिए। भाई उत्साह तुम लोगों का कम हो रहा है, ठंडी बढ़ रही होगी लग रहा है, थोड़ा रजाई वजाई ओढ़े रहो, लेकिन लेट के ना पढ़ो, नहीं निपट जाओगे। ठंडी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ठंडी से बचे रहो। हीरो ज़्यादा ना बनो, शर्ट के बटन खोल के सलमान खान बने चौराहा घूम रहे हो, लगे कि ठंडी पटरा हो जाओगे, नौकरी वोकरी सपना सब धरा रह जाएगा। नौकरी वाला आदमी जिसका टारगेट है नौकरी, उसी तरीके से बनो, एकदम वैसे ही अपने जीवन को जियो, बहुत डिसिप्लिन। नौकरी में डिसिप्लिन। आओ देखो, कह रहे हैं नौकरी मतलब आजादी कभी नहीं होता। नौकरी मतलब वो बना ही है नौकर, मालिक जैसे आए तुरंत खतरे में हो जाओगे, ध्यान रखना। कौनो अधिकारी कौनो कर्मचारी कहीं टपका तुम्हें पटरा किया, कहाँ गए थे? कहीं कुछ नहीं, फोन आया था, बात करने गए थे। बताओ, रॉटरडम मैच कराना, पेरिस मैच कराना, बुडापेस्ट मैच कराना, वाशिंगटन, इसको नदी दिया गया है। तो जो तुमको आता है सबसे सरल वही उठा लो, कोई भी एक उठा लो भैया। आप रॉटरडम अगर आपको आ रहा तो आप राइन नदी से मिला दीजिए, जर्मनी का, ठीक है, बहुत बड़ा बंदरगाह है। और नहीं तुमको आ रहा, पेरिस आ रहा हो, सीन नदी से मिला दो। जो तुम पेरिस, तुम्हें 40 बार रोज, अभी कल ही परसों बताया था, पेरिस सीन नदी बी का एक हो जाएगा। बी का एक देखो, एक ही जगह दिया गया, आराम से आप सी लगाओ और मौज करो। इसको याद कर लेना, अगर ना आ रहा हो तो इसको याद कर लेना, सब लोग तुम्हारे तो हैं, ठीक है। वाशिंगटन डीसी, पोटोमैक, ये सब मैं बताता रहता हूँ। वाशिंगटन डीसी, डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, ए का 3 हो गया, सी बचा, सी का 4 हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन तगड़ा है, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद में रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, सभी लोग बताइए। 21st क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब दिया? पूर्ण स्वराज, हमें पूरी तरीके से इज्जत चाहिए, अब लिलवाना बंद। कहे क्या हो गया जवाहर? कहे कुछ नहीं, अब गांधी हमको चाहिए इज्जत, अब आज़ादी चाहिए। कहे रुक जाओ यार, 2 साल रुक जाओ। कहे 1 महीना रुके हम, अगले महीना जस्ट 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस बापू, और रुकेंगे नहीं कुछ भी हो जाए। कहे भैया रुक जाओ मालिक, किसी तरह से रुक जाओ यार तुम, किसी तरीके से 1 साल का समय लिए गांधी, किसी तरीके से गांधी क्या कहे कि बेटवा 1 साल रुक जाओ, तुम्हें दिला देंगे साइकिल। 1 साल रुके, तो इसीलिए गांधी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रहे हैं राजा, तो क्या कह रहे हैं? पूर्ण स्वराज। क्या कह रहे हैं? पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है ना। अब उसके नीचे कॉन्सेप्ट नहीं है, कल क्वेश्चन आया था, लौट गए थे ना, यही कॉन्सेप्ट है वहां पे, यही कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। तो ये सब कितना डीप जाके, कितने बेहतरीन, अगर आप नहीं सही से समझ पाए ना तो रट लोगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई ये बात, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब 1929 में कौन सा अधिवेशन हो रहा है? लाहौर अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन हो रहा है 1929 में। अध्यक्ष कौन है इसके? 40 बार यही पूछा गया है, अध्यक्ष कौन है? सभी लोग बताइए। तो अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू चाचा इसकी अध्यक्षता किए थे, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, सभी लोग बताइएगा। 22वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से किया?
बताइए गांधी जी ने पहला आंदोलन कहाँ से चलाया? इस क्लास की पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। SSTY योगेंद्र सर, पढ़ते रहिए, सुबह 8 बजे आपकी क्लास चलती है। ठीक है, बताइए TRE 4.0 में सभी लोगों को सिलेक्शन लेना, कोई भी आदमी अपने आप को दबा कुचला शोषित वंचित पिछड़ा कुछ ना समझे। ठीक है, बस सिलेक्शन लेना, यही एक चीज़ समझे। हाँ, सिलेक्शन लो, जो निकल जाओ, आराम से मौज करो, आँख के सामने दोबारा मत आना। महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए आंदोलन पहला कब चलाया? चंपारण में, ध्यान में रखिएगा। कौन सा? चंपारण, 1917, इसको याद में रखना है। क्या मुद्दा था यहाँ पर? नील की खेती का मुद्दा था। किसका मुद्दा था? नील की खेती का मुद्दा था। 1917 में मूवमेंट हो रहा है इसमें। और क्या है भैया? 3 कठिया पद्धति इसमें शामिल थी। 3 कठिया पद्धति क्या थी? कहे कि जितनी टोटल जमीन है उसके भैया 3/20 भाग पे कम से कम तुम्हें नील की खेती, कितना? कम से कम, ये मिनिमम, ये कोई बतावा नहीं करता, ये मिनिमम है राजा। मैक्सिमम तो तुम्हारे दादा करेंगे जब अंग्रेज मारेंगे तो। यही तो हमारे साथ शोषण किया गया। बोल दिए कि हम कहे भैया 10% कम से कम लेंगे ब्याज, और तुम फंस गए, तुमसे 50% वसूल रहा है। ठीक है ना, याद में रखिएगा। सबसे पहले 1916 में सबसे पहले जानकारी दी गई, सबसे पहले लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल द्वारा मुद्दा उठाया गया, मुद्दा उठाया गया। अब आप कहते हो कि कांग्रेस कुछ नहीं थी, कांग्रेस एक उम्मीद थी उस समय कि हम चलेंगे तो हमारी बात को हमारे नेता सुनेंगे। इसके पहले भी ये लोग क्या थे, कितना मूवमेंट करते थे, कितना इनको जेल, इनका घर बाहर सब ठेल दिया जाता था। अंग्रेजों ने कहा कि इसको पकड़ के लाओ, जिंदा मुर्दा इनाम देंगे राजकुमार शुक्ला को। हमको ये लगता है सिर्फ ये मैसेज लेके गए थे। कितना लड़ा होगा इस व्यक्ति ने, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हम संघर्ष को जब महसूस करेंगे तब हमें पता चलेगा, वैसे सिर्फ लिबलिबाने से कुछ नहीं होने वाला है। आइए देखते हैं भाई साहब, क्वेश्चन क्या कह रहा है। गदर पार्टी का संगठन करता, किसने बनाया गदर पार्टी? CR दास नहीं। CR दास क्या बनाए थे? कल ही मैंने आपको बताया था, स्वराज बनाए थे, स्वराज पार्टी। ठीक है, या स्वराज दल। BD सावरकर ये अपना क्या बनाए थे? अभिनव भारत, अभिनव भारत बनाए थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चंद्रशेखर आजाद ये HRA और HSRA में शामिल थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लाला हरदयाल इसमें शामिल थे, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, इसको याद में रखिएगा, नहीं मामला हो जाएगा गड़बड़। ठीक है ना, इसको याद में रखना है, सोहन सिंह भाखना। ठीक है, ये याद में रखना है। और करतार सिंह सराभा भी इसी बार BPSC में पूछा गया था, करतार सिंह सराभा। ठीक है, इसको याद में रखिएगा। सोहन सिंह पाठक भी इसी में शामिल थे, नाम मिलता जुलता नहीं, कभी गलत कर दो। सोहन सिंह पाठक। ठीक है, गुरदीप सिंह ढिल्लो। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग। ठीक है ना, इसको याद में रखिएगा। 1913 में ये इस्टेब्लिश हो रही है। 1913 में कहां पर इस्टेब्लिश हो रही है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में ये इस्टेब्लिश हो रही है। इसको याद में रखिएगा, अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के किस तरफ स्थित है? पश्चिम तरफ, वेस्ट तरफ। इसको याद रखिएगा, पूछा गया है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, 24वां क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहे हैं। भारत किस वर्ष गणतंत्र, देखो कितना छोटा सवाल है, लीप पे चले आएंगे। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, आपको बताना है। गणतंत्र का मतलब क्या है? 1915 में क्या समाप्त हो गया? गदर पार्टी 1940 के बाद समाप्त हुई है, 46 के आसपास, 15 में समाप्त हो गई। चलो बताओ, चलती रही वो, उसका स्लो हो गया मामला, फंडिंग वंडिंग बंद हो गई, फिर स्टार्ट हुई। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? गणतंत्र मीन्स रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? अध्यक्ष, जहां पर जो देश का कॉन्स्टिट्यूशनल अध्यक्ष है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अध्यक्ष है, ठीक है ना, वो इलेक्ट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं प्यारे साथियों कि रिपब्लिक है। तो हमारा राष्ट्रपति चुना जाने का निर्णय
लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? तो लिया जा रहा है। तो 1950 क्या हो जाएगा राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को जब पूरी तरीके से हमारे देश में इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया जा रहा है, तो 24 जनवरी 1950 को ही कह दिया गया, 24 जनवरी 1950 को ही कह दिया गया कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति होंगे जो कि राजेंद्र प्रसाद बैठेंगे पद पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आखिरी जब बैठे हुए सिग्नेचर हुई तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, सभी लोग बताइए। 25वां क्वेश्चन, साइमन कमीशन से इसलिए भारतीय असंतुष्ट थे। क्यों असंतुष्ट थे बताइएगा? साइमन कमीशन से इंडियंस क्यों सेटिस्फाइड नहीं थे, आपको बताना है। इसमें प्रांतीय स्वशासन की स्वीकृति थी, इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसने एल्बर्ट बिल को स्वीकृति प्रदान की, इसमें द्वैध शासन का प्रावधान था। तो एक्चुअल में रीजन क्या है? साइमन कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? गैर भारतीय थे, सभी सदस्य गैर भारतीय थे, इसको याद रखिएगा। इसी कारण से इसका विरोध किया गया, इसमें कोई भी सदस्य भारत का शामिल नहीं था। 1927 में इसका गठन हुआ, ठीक है। 1928 में बंबई पहुंचा ये, ठीक है। 1930 में इसने रिपोर्ट दी, ध्यान में रखना है, ठीक है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये आया था, ठीक है ना। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया था। कितने सदस्य थे इसमें जरा बताना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26, सभी लोग देखिए। 26वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन? कल साइंस के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आज साइंस के क्वेश्चन नहीं लाया हूं, कल साइंस के क्वेश्चन और बिहार स्पेशल दोनों करवाऊंगा, ठीक है। क्लियर है मसला? चलो सभी लोग बताओ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? क्लायू, हैनियल्स, लॉर्ड कर्जन या जनरल डायर? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन उत्तरदायी था? जनरल डायर उत्तरदायी था। यहां पर दो लोग हैं, ध्यान में रखिएगा, जनरल डायर है और एक है माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर, मैंने आपको बताया माइकल ओ डायर को आप ऐसे समझ लीजिए डीजीपी टाइप का है पंजाब का, पूरी सुरक्षा व्यवस्था पंजाब की यही देख रहा था, ठीक है। इसको याद में रखिएगा। इसको किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था, इसको याद में रखिएगा, उधम सिंह ने मारा था, इसको याद में रखिएगा 1940 में, जिसके कारण उन्हें फांसी हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? कांग्रेस को ऐसा दर्शाया जाने लगा कि ये हिंदुओं की पार्टी है, इसीलिए मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की पूर्ति के लिए अलग पार्टी बनाई जाएगी, ठीक। हमारे यहाँ आज भी यही होता है, दलितों के लिए अलग, ब्राह्मणों के लिए अलग छत, ये सब एसोसिएशन देखिए बने हुए। क्यों? क्योंकि हमारे जो लोग हैं, जो अलग अलग पार्टियां, ये भेदभाव करती हैं, ये भेदभाव करती हैं, इनमें शामिल लोग भेदभाव करते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार, क्योंकि शिक्षित नहीं, एक्चुअल में शिक्षित नहीं, शिक्षा का बोध नहीं है, डिग्री तो है, बोध नहीं। जब आपके अंदर बोध आ जाएगा तो आप यकीन मानिए आप कभी भी डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते। और अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मैं गारंटी दूं आपके अंदर बोध नहीं है, सिर्फ डिग्री है। बोध होने पर ही तो आप कुछ प्राप्त करेंगे बेहतर ना, है कि नहीं? तो बताइए, मुस्लिम लीग नवाब सलीमुल्लाह कब स्टेब्लिश हो रही है, ये कौन बताएगा? अभी तक तो कमेंट कर देना चाहिए, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। अंजलि साहू, चलो 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह खान, ठीक है भैया, 1906 में ढाका में, इसको ध्यान में रखिएगा, स्टेब्लिश किया जा रहा है। 1916 में जिन्ना इसके अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। जिन्ना को ध्यान में रखना, ये कांग्रेस में भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? उसके बाद याद में रखिएगा यहाँ से एक चीज और जो आप सभी लोगों के लिए मुस्लिम लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है, इसका हेडक्वार्टर आप देखोगे तो लखनऊ में स्टेब्लिश था, लखनऊ में स्टेब्लिश था। उसकी एक ब्रांच अलीगढ़ में भी थी, ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ इसमें दो तीन चीजें और देखिएगा, अलीगढ़ हो गया, पटना हो गया, ये सब इसकी महत्वपूर्ण केंद्र थे, ठीक है, ये सब इसके महत्वपूर्ण केंद्र थे, इसको याद में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने कब कहा डिवाइड एंड गो, विभाजन करो और जाओ, डेट सहित
ईयर सहित कमेंट में आना चाहिए, नहीं तो खोपड़ी फोड़ देंगे। विभाजन करो और जाओ कब मुस्लिम लीग के द्वारा कहा गया? विभाजन करो और जाओ, भागो, बताओ सभी लोग, विभाजन करो और जाओ कब कहा गया? 16 अगस्त 1946। बहुत बढ़िया अतुल जी, बहुत बढ़िया। 16 अगस्त 1946 को। बहुत बढ़िया, विभाजन करो और जाओ। एक और चीज है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? जरा बताना तो, मुक्ति दिवस कब मनाया, इसको सभी लोग बताइए। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के बाद मुक्ति दिवस किस डेट को मनाया? डेट और हाँ, इसी क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्शन डे, निक्टोफाइल, ध्यान में रखना, इसी क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, सभी लोग बताइएगा। 22 दिसंबर 1939। बहुत बढ़िया आदित्य, कब मनाया? 22 दिसंबर, दिसंबर याद रखिएगा, 1939। ठीक है, 22 दिसंबर 1939, ये दिसंबर ही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा राजा, ठीक है ना। और क्या क्या, जैसे मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित किया? भैया हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, तो पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए इन्होंने कब कहा? कराची अधिवेशन में इन्होंने कहा दिसंबर 1943 में, 1943 में, दिसंबर 1943 में, इसको ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, प्रस्ताव पारित किया गया इनके, ठीक है ना। इसके बाद में दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, मुसलमानों के लिए अलग देश, मुसलमानों के लिए अलग देश किसने मांग की? अलग देश, तो याद रखिएगा मोहम्मद इकबाल ने मांग की। किसने? मोहम्मद इकबाल के द्वारा मांगा गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिन्होंने लिखा है। उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान शब्द किसने दिया? जो देश बनेगा वो क्या होगा? पाकिस्तान होगा। ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया चौधरी रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा? रहमत अली के द्वारा, इसको याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कह रहा है? 28वां क्वेश्चन देखिएगा, साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? क्या शानदार ये क्वेश्चन, आप जरा देखिए, किस उद्देश्य से ये आया था, आप सभी लोगों को बताना। बहुत बढ़िया, शाबाश, रामानंद अनामिका, ठीक है, रोहित, सोनी पटेल, विकास, चलो बहुत बढ़िया, सबा, फिरदौस, आनंद, आकांक्षा, सबको सिलेक्शन, जिनका नाम पढ़ रहा हूं, जिनका नाम छूट जा रहा है, कांति, कविता, जो भी हैं, XYZ, ममता, सबको पढ़ के सिलेक्शन लेना इस बार। TRE 4 के बाद 5 की पॉसिबिलिटीज पूरी हैं, तो इसलिए लगे रहिए भाई साहब, ठीक है ना। अभी से लगे रहोगे, काम होके रहेगा। ये क्यों आया था साइमन कमीशन? क्यों आया था? ये इसीलिए आया था कि भारत में जो राजनीतिक दशा है उसका क्या किया जाए? निरीक्षण किया जाए, इसको याद में रखिए। डी क्यों लगा रहे हो? ठीक है, राजनीतिक दशा का निरीक्षण, बहुत क्लोज ऑप्शन है, इसलिए गलत लगा दे रहे हो, ठीक है ना। अभी बताया था एक दिन, इसलिए दोबारा करवा रहा हूँ, जिससे वो चीज, कुछ क्वेश्चन मैं दोबारा इसलिए डालता हूँ, या तो कभी जैसे खत्म हो गया कहीं पे 30 पे खत्म हुआ, तो मैं 30 से ही अगली बार करवाऊंगा, जिससे एक बच्चा वहां से जुड़ सके। या कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो मुझे लगता है कि ये बच्चा गलत कर जाएगा, तो उसको वहां से फिर से उठाता हूँ। तो राजनीतिक दशा, अब देखिए, मार्ले मिंटो सुधार आया 1909 में, उसके बाद 1917 में चेम्सफोर्ड सुधार आ रहा है, 1919 का एक्ट आ रहा है। 1919 के एक्ट में ये कहा गया था कि हम 10 साल पे क्या करेंगे? राजनीतिक सुधार करेंगे, उसी लिए इसको लाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन में सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, ध्यान में रखिएगा। इसमें इटली भी शामिल था, जो बाद में प्रधानमंत्री बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इटली भी शामिल थे, इसको याद रखिएगा। इसमें कितने सदस्य थे बताना जरा? हाँ, साइमन गोबैक, यूसुफ मेहर अली, बहुत बढ़िया सलमा। यही कहता हूं, जो मैंने क्रूसियल जो कुछ पॉइंट्स बताए उनको याद रखा करो। साइमन गोबैक का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली, जो कौन सा नारा दे रहे हैं? भारत छोड़ो और करो या मरो। 7 सदस्य थे ना, तो ये 7 सदस्य जो थे, ये 7 के 7 सदस्य क्या थे? सांसद थे, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, SST भाई योगेंद्र सर, पढ़ते रहिए रोज सुबह 8 बजे। भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को किसने ध्वनित किया? देखो क्वेश्चन, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, एक तरीके से आप फंस जाएंगे तुरंत का तुरंत। ना पढ़े हो तो धड़ाम से मारो, कहेंगे सर एकदम मजा आ गया, तो भी पढ़े, जल्दी हम पढ़े थे ना। तो 2 इसमें क्वेश्चन मैंने ऐसे करा जो बहुत ज्यादा आपके गलती हो सकती है ना। यहाँ क्या बोल रहा? पृथक
मुस्लिम राज्य की मांग किसने की? तो मोहम्मद इकबाल ने की। उसमें कोई भी आपके दिमाग में इधर उधर की चीज नहीं आनी चाहिए। इसने क्या दिया? तो इन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया। इन्होंने क्या दिया? पाकिस्तान शब्द दिया। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा राजा। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है, आप सभी लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? बताइए। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए निजी शासन, देखो वही क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा था, पूछा गया था। तो दांडी मार्च इन्होंने क्यों? दांडी मार्च किसका हिस्सा था? सबने अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। कब स्टार्ट कर रहे हैं? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहुंच कब रहे वहां पर? 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे। तो 5 को ही थे, 6 को इन्होंने नमक आंदोलन शुरू किया था, मतलब तोड़ा था मुट्ठी भर नमक बना के। ठीक 24 दिन तक पैदल चले थे। 24 दिन तक पैदल चले थे, ठीक है ना? 24 दिन तक पैदल चले। और इनके साथ कितने लोग थे? 78 लोग इनके साथ थे, इनको छोड़कर 1+78 गांधी सहित। तो अनुयायी आपसे पूछता है, इसमें बोरा जैसे बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। जब भी अनुयायी पूछेगा 78 ही होगा, नहीं ज्यादा पढ़ लो, ज्ञान ले लो। और 241 मील पैदल चले थे, इसको याद में रखिएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे ठीक तो है, ठीक है, हो गया मामला। चलिए किलोमीटर में अपना उसको बदल लेना, कुछ गलत नहीं लगा दिया गया। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कौन क्या सोना चांदी पाया है, इसको चेक कर लेते हैं भैया। सोना चांदी कौन पाया? सोना चांदी किसको मिला? ये क्लास डेली सुबह 8 बजे आप सभी लोगों के लिए होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, सैटरडे को आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस की एक शानदार मैराथन लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं 60 क्वेश्चन आप सभी को करवाने वाला हूँ। 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। बृष्टि खान, इनको मिला है सोना, ठीक है। विकास शर्मा को मिला है चांदी। स्वप्निल विश्वकर्मा, अनामिका शुक्ला, अमित दीक्षित, सत्या निक्टोफाइल, रामानंद, ठीक है। जितने भी लोग हमारे साथ हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक बार मैं आप लोगों को कमेंट देख लेता हूं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं लगातार। कमेंट देखना भी जरूरी नहीं, पता लगे कोई कुछ पूछ रहा हो। जय महाकाल। भैया पढ़ो डेली, खूब उत्तर दो ना, खूब उत्तर दीजिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में पार्टिसिपेट। सर मैंने हिंदी, समाज शास्त्र और प्राचीन इतिहास से, प्राचीन इतिहास भी इतिहास के अंतर्गत ही आएगा, ध्यान रखना। प्राचीन या मिडुअल या मॉडर्न या कल्चर से भी अगर आप किए हैं तो वो हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। ये आयोग ने साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट रहता है। तो आइए एक बार आपके देख लेते हैं कमेंट, क्या कह रहे हैं कमेंट आप सभी लोगों के, ठीक है। आइए चलो भाई आपके सवाल देखते हैं क्या है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी क्लास थी। कोमल जी कह रही हैं क्लास आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप हमेशा हेल्दी रहिए और ऐसे ही हम लोगों को पढ़ाते रहें। कमलेश विश्वकर्मा जी धन्यवाद भैया। सर आप जैसा टीचर अभी तक नहीं देखा है हम लोगों को पढ़ाने के लिए, थैंक यू सो मच सर। ज्योति जी धन्यवाद। सपना तिवारी जी प्रणाम सर। रोज सुबह आपकी आवाज़ और आपके विचार गजब ऊर्जा भर देते हैं, भरने काम करते हैं। अच्छा ठीक है, पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े भैया, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी क्लास थी। रमेश मल्लाह जी, आपको लाइव में नहीं देख पा रहा हूँ, रमेश मल्लाह जी गायब हो। नहीं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ में नहीं ले सकते, हिस्ट्री और ज्योग्राफी साफ साफ उसने लिखा है साथ में नहीं ले सकते, इसको ध्यान में रखिएगा। गुरुजी मैं आपकी क्लास इसलिए सुनता हूँ कि आप जो पढ़ाई के अलावा जो ज्ञान की बातें होती हैं वो मुझे मोटिवेट करती हैं। मतलब पढ़ने लिखने वाला आदमी नहीं, फिर भी पढ़ता है, देख लो तुम लोग। देख रहे हो। सुबह सुबह थैंक यू जितने भी लोग हैं भैया, बहुत अच्छी क्लास लगती है सर, क्लास हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। सुमन देवी जी धन्यवाद। चलिए कोई है, अभय राज हैं संभवतः, जो भी हैं थैंक यू भाई। सर आप जो भी बोलते हैं एकदम सही बोलते हैं, जो मैंने अपने जीवन में सब झेलती हूँ। सर आज मैं बहुत अकेले पड़ गई, कोई मेरे साथ नहीं है, क्या हो गया ऐसा? साथ तो कोई नहीं, हम पैदा भी हुए थे तुम्हारे साथ कोई नहीं था ना, ना ही कोई साथ रहने वाला है। समस्याएं जीवन में आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। समस्याओं में आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और खूब मेहनत से आगे बढ़ना है। द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज वेरी गुड, ठीक है। कोई महादेव जी हैं, ठीक है। इंतखाब आलम जी, इंतखाब आलम तुम दिखते नहीं, कमेंटे तुम्हारा दिखता है। पढ़ो लिखो लाइव आके, ठीक है, लाइव आके पढ़ो।
अभिषेक कुमार जी, ये नए सेशन सर, कुछ दिन से मैं लाइव स्टार्ट क्लास नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि लाइब्रेरी में आने में ठंडी की वजह से लेट हो जा रहा है। तो घर बैठ के पढ़ो, इसको क्या हमको लाइब्रेरी में लेके जाते हो? अब पढ़ते तो फोन से ही हो, बैठ के पढ़ो। देखिए मैं एक चीज़ देखता हूँ, मैं गया एक बार अभी बहुत जल्दी एक लाइब्रेरी में 2 साल पहले, तो वहाँ गया, एक आदमी मेरा ही वीडियो देख रहा था, एक बच्चा, तो मैं पीछे था, मैं चला आया, मैंने कहा ठीक है देख ले। ठीक, मैंने एक चीज़ महसूस किया कि जो छोटे छोटे कस्बों में ये लाइब्रेरी खुल रही है, इन्होंने बच्चे को, जीवन को बहुत बदल दिया है। फ्री वाईफाई मिलती है, बैठने की सही से व्यवस्था है ना, गर्मी में पंखा एसी ओसी लगवा देते हैं ना, 500-1000 रुपया लेते हैं, आराम से पढ़ो राजा। सब लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, सब लोग, मेरा एकदम रिकमेंडेशन, हार्ड एंड फास्ट, लाइब्रेरी सब लोग ज्वाइन कर लो, बढ़िया से पढ़ो मन लगा के, ठीक। लेकिन पूरे दिन के लिए नहीं, 7 घंटे 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम लाइब्रेरी में रहो, बाकी घर पे पढ़ो, ठीक है ना। ज्योग्राफी के साथ बाकी कोई सब्जेक्ट लो राजा, बाकी टेंशन नहीं है, कोई भी आप सब्जेक्ट लीजिए, बस हिस्ट्री मत लीजिए, ठीक है। थैंक यू। चलिए देखते हैं कौन है सुन्नी चित्रवंशी। नून रोटी खाएंगे षष्ठी भाई योगेंद्र सर पर खूब पढ़ाई करेंगे और बीपीएससी 4.0 में सिलेक्शन लेके बिहार में बस जाएंगे। जय जय बिहार, नाइस सेशन। देख रहे हो, सही क्यों? हाँ, नून रोटी खाओ लेकिन क्लास रोज रो, नहीं तो बाद में पूरी जिंदगी नून रोटी खाना पड़ेगा। समझ रहे नहीं? और जिसके साथ तुम बसना चाहते हो बसेगा भी नहीं साथ। अरे नून रोटी कौन खाएगा तुम्हारे साथ? वो सिर्फ गाना में खाता है बस, एक्चुअल में कौन नून रोटी नहीं खाता है। सर आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है और बहुत यूजफुल होती है। कृपया वीडियो क्वालिटी 240 ही रखें क्योंकि सारी क्लास लेनी पड़ती है और डाटा खत्म हो जाता है। रंजना जी, क्वालिटी के संदर्भ में शायद गाइडलाइन है 240 पर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े उन्होंने, हाँ, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, ठीक है, 1939, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग हमारे, 39 ही तो लिखा है आज, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ 39 का। तो ठीक है भाई, सभी लोग पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी आज की क्लास। और हाँ, डेली सुबह 8 बजे अलार्म लग जाना चाहिए सभी का फोन में। मधु शर्मा जी धन्यवाद, राहुल जी, जितने भी लोग अभी तक जो जुड़े हैं उनको तो जान लो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। जो अभी तक मुझे सुन रहे हैं वास्तव में वैसे लोग हैं जिनके कारण मैं हूँ इस क्लास में, जो पढ़ा रहा हूँ, जो मुझे मोटिवेशन मिलता है वो आप लोगों के कारण ही मिलता है कि मैं अगर खड़ा हूँ, मेरी बातें भी सुन रहे हैं। पढ़ने के लिए तो लोग बहुत सारे हैं ना, पढ़ने के लिए तो लोग बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, प्रांत से जितने लोग हैं, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल की क्लास में, शुक्रिया।